पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है, यानी इसमें आपको बताना है कौन से इसमें स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें जो बच्चों तीसरा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है, ये जो है यानी विभव मान लीजिए, इसको आप विभव कह लीजिए, तो पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो है अदिश राशि, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। देखिए नेक्स्ट में ये पूछा गया है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इससे पूछा गया है कि कौन परिभाषित करता है। तो फैराडे के नियम है, लॉज ऑफ फैराडे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो तीसरे प्रश्न में आपको 100 वाट दे रखा है, 220 वोल्ट का बल्ब है, तो धारा पूछी हुई है। तो याद रखो P इक्वल V इंटू आई होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जो है I निकालेंगे, तो I निकालने के लिए P अपॉन V, ठीक है। तो P का मान आप रख देंगे 100 और V का मान 220, इसको आप कट करेंगे और ये 5 अपॉन 11, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.45 ये, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आंसर हो गया इसमें हमारा पहला। नेक्स्ट देखो इसमें ये कहा गया है कि कोई रीजन है, क्षेत्र है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। तो वहाँ पर एक आवेश है, तो उस पर जो बल लगेगा उसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिए उसे हम लॉरेंज बल बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कुल बल होगा फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल और मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, ये होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जब इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये तो होता है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, और ये Q V वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया जी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, देखो इसमें आपसे कहा गया है कि एक समान वेग से गतिमान वृत्तीय पथ पर, तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है और सर्कुलर पाथ है, तो उसमें इफेक्टिव एक्सेलेरेशन कह रखा है। तो याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली वन एक्सेलेरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो और इसकी जो वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की, वो V² अपॉन R, ठीक है। तो हमारे केस में तो आंसर ये मिल गया, लेकिन मैं आपको और बता रहा हूँ, कभी ये आपको इस तरह दे सकते हैं ω² R रेडियस है, ये जो सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ है, ये उसकी त्रिज्या होगी, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। देखिए जो अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों में मुख्यतः होता है। तो याद रखो कैथोड किरणें मुख्यतः जो होती है, वो जो मेन है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और विद्युत, इनमें रिलेशन पूछा हुआ है। तो याद रखो इसमें अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बोलता है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको ये लिखना होता है, राइट। और वैसे अगर अदिश रूप बोल रहा, तो अदिश रूप तो आप स्केलर फॉर्म तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखो इनसे कौन सा मैच कर रहा है ना, तो ये वाला मैच करेगा, इस पर इन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है, राइट। अच्छा 8th प्रश्न देखेंगे आप, तो इसमें आपसे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका होता है ये वाला, ठीक है, आंसर हो गया। अच्छा ये जो आवेश खोखला गोला लिख रहा है ये, ठीक है, अगर माना कोई खोखला गोला है, उस पर आवेश है, चार्ज है ना, कोई भी होलो स्फीयर है और वो चार्ज्ड है, तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है ये पूछा हुआ है। तो याद रखिए उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है विभव, वो होता है ये, है ना, ये उस पर आवेश हो गया, चार्ज हो गया, और ये उस गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो उस गोले की त्रिज्या है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वाला फार्मूला लगता है। तो इसमें हम कहेंगे इसको, और पूरे उसमें जो उसके अंदर ना, जैसे माने गोला है, आवेश इस पर Q है, तो ये पूरे
कहीं भी आप इसके अंदर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है वो, ये राइट। हाँ, क्योंकि इनमें से तो नहीं मैच करेगा, राइट। तो नहीं है, कांस्टेंट है। आप इसके अंदर कहीं भी निकालेंगे तो इसमें ये आर इज़ द रेडियस ये आती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे आप, पानी के अंदर वायु का बुलबुला जो चमकता है उसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर ये आपका है पूर्णांतिक परावर्तन, ये आंसर होता है इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 11वां। इसमें एक समीकरण दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है कि आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये इसमें जो लिखा होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं y इक्वल साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये होता है आयाम, यानी एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है तो हमारे केस में एम्पलीट्यूड ही होता है। अच्छा, साइकिल के टायर का अचानक फटना यानी बर्स्टिंग ऑफ साइकिल टायर जो होता है ये बहुत तेजी से प्रोसेस है, ये रुद्धोष प्रक्रम होता है, इसे बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो याद रखिए, कोई भी प्रोसेस जो बहुत फास्ट होता है वो एडियाबेटिक होता है, रुद्धोष प्रक्रम होता है, और बहुत स्लो है तो वो समतापीय आइसोथर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, यदि तार की लंबाई खींच के दुगनी कर दी जाए, है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखो, इसमें आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो इसमें हमने खींच के दुगनी कर दी तो दुगनी का ये आ जाएगा, तो ये 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ये। किरचॉफ का दूसरा नियम किस आधारित है। तो याद रखिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, दिए की बाती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है। तो दिए की बाती में जो तेल ऊपर चढ़ता है तो उसका कारण होता है केशिकात्व होता है, ठीक है। तो यानी कि कैपिलरिटी, ठीक। हाँ, जो कैपिलरी ट्यूब होती है वाला सिद्धांत लगता है, काफी एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। याद रखना आपको कि अगर हम भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन से अगर हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं या ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ब्रश को जल में डालने के बाद बाहर निकालने पर उसके रेशे चिपक जाते हैं। ये हमारा आंसर है इसका, पृष्ठ तनाव के कारण। ये आंसर हो जाएगा 3rd। अच्छा, इसमें जो आपको जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे आवृत्ति लिखी हुई है, ये एक्चुअल में वेवलेंथ है, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ये वेवलेंथ होती है। यहाँ पे आपको से ये चाह रहा था तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये पूछ रहा था। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है, देखो आप जो भी लर्न करेंगे एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगी, तो हाँ थोड़ा बहुत जरूरी होगी। तो ये आंसर हमारा हो गया। 19वां देखेंगे आप। तो देखो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका फार्मूला होता है हमारा G इक्वल Gm/r², ठीक है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो ये पृथ्वी का मास यानी कि द्रव्यमान और ये पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या, ठीक है, ये है आपके। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि द्रव्यमान दुगना कर दें, यानी मास को तो हम कर दें दुगना, ये कर दिया हमने, और रेडियस यानी त्रिज्या को कर दें आधी, इसको हम कर देते हैं आधी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 2 है, ये 1/4 आएगा, 1/4 ऊपर जाके 8 हो जाएगा ये। और इस तरह से हम देखेंगे हमारा ये वाला केस बनेगा, और इसकी वैल्यू G के इक्वल है, तो कितना गुना हो गया 8G, तो हमारा हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, पारे में स्पर्श कोण का मान पूछा हुआ है, तो यानी थोड़ा सा ये लैंग्वेज के है, तो याद रखो एक कभी किसी बुक में 135 137 इस तरह से रहता है, तो आप उसे ये लिख दें, जो ऑप्शन है उसमें ये ज़्यादा इसके करीब है, ठीक है। देखिए, जो अगला प्रश्न है इसमें प्लांक नेतांक की बीमा पूछी हुई है। प्लांक नेतांक की बीमा के लिए आपका फार्मूला लगता है H इक्वल E/ν, ठीक है। तो ये तो ऊर्जा एनर्जी है, इसकी बीमा तो ये होती है, और ये आवृत्ति है यानी T-1,
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अच्छा, आवेश के वितरण में ऊर्जा का क्या होता है? देखो, अगर इसको आप यूँ समझिए, जैसे आपका एक टॉपिक था कि अगर हम दो चालक है ना, दो चालक गोले को जोड़ दें तो उसमें पूछा गया था, तो वो याद रखो, तो हमेशा याद रखिए ऊर्जा हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, ये ध्यान रखना आपको, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ये। अच्छा, पूरे चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है तो वो 0 होता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, ये आपके आधे चक्र में पॉजिटिव, आधे चक्र में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एवरेज जो मध्यमान मान 0 होता है। आंसर इसका 0 है। साबुन के बुलबुले पर ऋण आवेश हो तो उसकी त्रिज्या, याद रखिए, अगर हम साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देंगे, अगर धन आवेश भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, तो याद रखिए समान आवेश है और समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है तो उसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने का मतलब है त्रिज्या बढ़ेगी। ये भी एग्जाम में काफ़ी आता है ये। अति बिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? देखो, अति बिंदुकता जो होती है वो एस्टिग्मेटिज्म होती है, और उसके लिए हम यूज करते हैं दूर करने के लिए बेलनाकार। 26वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, फोर्स पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें संवेग परिवर्तन दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है। तो अब हमें मालूम है कि F इक्वल जो होता है न्यूटन के दूसरे नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, तो dp/dt यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो ये हमारा जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये प्राप्त होता है। तो जाहिर है कि हमें ये वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू जो हमें दे रखी है 60 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हो गया आंसर हमारा फर्स्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि जो एक्शन रिएक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, इसमें एक ऑप्शन तो आपका है दो अलग अलग वस्तुओं पर, लेकिन आप देखिए डी, दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में, तो इस तरह से दोनों में चौथा, ठीक है, चौथे में एक्स्ट्रा और ज़्यादा बोला गया है, जानकारी दी गई है, तो इसका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है हमेशा विपरीत अलग अलग वस्तुओं में लगती है और विपरीत दिशाओं में लगती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये हमारा वेक्टर चैप्टर से आ रखा है। इसमें हमें दे रखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0, तो इसका मतलब हो गया कि जो इन दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा, वो हो जाएगा π/2। ठीक है, हाँ। अच्छा, और हमें ए क्रॉस बी इनका मोड पूछा था। अब हमें मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है इसका मापांक, ये मापांक साइन थीटा और इकाई सदिश ये होता है। ठीक है बच्चों। अब जब थीटा π/2 है तो साइन, ठीक है, साइन π/2 1 होता है, और जब हम इसका मोड करेंगे तो उस केस में इसका मोड करेंगे तो ये तो इकाई सदिश इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम पे ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आंसर हमारा हो गया 28 का सेकेंड। नेक्स्ट देखो 29th क्वेश्चन में हमें 29th क्वेश्चन जो है उसमें हमें गिवन है, ये गिवन है, तो इसमें हम जो है क्या क्या ले लेते हैं इसको, फिर मैं इसको ये 29th पे आता हूँ मैं। 29th क्वेश्चन पे हमें x इक्वल 2t³ प्लस 3t² प्लस 5 गिवन है, तो हमें 2 सेकेंड में वस्तु का त्वरण पूछा हुआ है। तो पहले तो हम v फाइंड करेंगे dx/dt। ठीक है, तो ये फाइंड करने पे हमारा आ जाएगा 6t प्लस 6, ये तो t² हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा। अब त्वरण निकालेंगे तो 12t प्लस 6। अब हमसे पूछा हुआ है कि 2 सेकेंड में वस्तु का त्वरण, तो इसमें हम t बराबर 2 सेकेंड रख देते हैं। तो इसमें रखने पे देखो 12 × 2 = 24 और 6 कर देंगे तो ये हमारा जाएगा t हो जाएगा।
30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू इसमें हम 2 पुट कर देंगे, 24 + 6, तो ये आंसर हमारा मैच करेगा इसका थर्ड। देखिए जो 30th क्वेश्चन है, इसमें एक पुली बनी हुई है, घिरनी बनी हुई है और हमें त्वरण की वैल्यू पूछी हुई है। तो ऐसे केस में सिंपल सा फार्मूला है, हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इनका इंटू जी। तो इसमें m1 जो है बड़ा वाला द्रव्यमान है। ठीक है, तो 8 और ये 6, तो 8 में से 6 माइनस कर दोगे आप, डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 14 आ जाएगा, ये g हो गया, तो g/7। अब आप देख रहे हैं कि g/7 तो यहाँ पे आंसर है ही नहीं, तो अब आपको g की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं 9.8 पुट कर देता हूँ और ये पुट करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर जो मैच किया हमारा वो हो गया थर्ड आंसर है। हाँ, देखिए 31st क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल, ठीक है, आप इसको पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सॉल्व करके आपका -9 है, -19 हो गया। तो 1.6 इंटू -13 जूल, तो ये आंसर हमारा मैच क्या आएगा, थर्ड करेगा। नेक्स्ट हमें इसमें पूछा गया है हॉर्स पावर दे रखी है। ठीक है, हॉर्स पावर दे रखी है, हॉर्स पावर और वेग दे रखा है। तो पावर तो हमें गिवन है, P इक्वल तो है 25 हॉर्स पावर, तो 25 हॉर्स पावर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 25 इंटू 746 वाट, 746 वाट, ये तो पावर हो गई। ठीक है, और इसमें हमें वेग जो दे रखा है v, ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन था, है ना। इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि बल क्या होगा, तो याद रखना एक फार्मूला हमारा होता है P = F × V। ठीक है, तो शक्ति यानी सामर्थ्य, पावर का एक फार्मूला ये होता है। तो इससे हम जो V हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, हमसे जो फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स F = P/V, और इन वैल्यू को अगर आप पुट कर दोगे तो सॉल्व करके आपका 1678.5 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो 32 का हमारा जो आंसर मैच करेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 33, इसमें पूछा हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, जो पंखा होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो याद रखो जो पंखा होता है, विद्युत पंखा, उसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, हाँ 34। नेक्स्ट देखिए जो 34 क्वेश्चन है उसमें हमसे एक गोला दे रखा है, ठोस गोला दे रखा है। तो ठोस गोले का ये तो हो गया द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान तो ये हो गया, और ये हो गई त्रिज्या, r त्रिज्या इतनी हो गई। अच्छा, व्यास के प्रति सेकेंड, ये फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी नहीं, n या f जो भी आप नाम देंगे, ये फ्रिक्वेंसी है। तो उसकी गति ऊर्जा पूछी हुई है। तो याद रखो रोटेशन मोशन है, ये घूर्णन गति का है। तो उस केस में k = ½ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ω², एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इसको, अब जो इसने दे रखा है ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर दे रखा है। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5, ठीक है, mr², ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप, 2/5 है, 2/5। अच्छा, और इसमें जो ओमेगा है वो 2π इंटू आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, ये रखेगा। अब आप जो है इनमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो जो गिवन है आपको। ठीक है, हाँ, मास गिवन है, आर गिवन है, ये मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। तो इन वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा यहाँ पे, इनको सॉल्व कर देंगे आप। तो 156.8 इंटू पावर 3। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर ही लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बस खाली वैल्यू पुट करनी है आपको। तो इनमें से कोई सा नहीं मिलेगा,
ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 35 क्वेश्चन देखेंगे आप। इसमें ये दिया हुआ है कि यदि दो द्रव्यमान, दो मास हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस अगर हम 1/4 कर दें, 1/4 कर दें, तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो याद रखना आपको, ये मालूम है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, दो पिंडों के मध्य m1 m2 अपॉन r²। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो होता है, ठीक है, जो फोर्स है वो रेसिप्रोकल r² हो गया। अगर आपने दूरी 1/4 कर दी, 1/4 का मतलब है 1/4 और इसका स्क्वायर होता है 1/16, है ना। अब रेसिप्रोकल है तो 1/16 का रेसिप्रोकल 16 हो गया है, 16। तो जाहिर है कि अगर आप दूरी को 4 गुना करोगे तो जो उनके मध्य बल है वो हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। तो 16 गुना इसमें आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो 36 में आपसे पूछा हुआ है कम निरूपण के लिए, विरूपण के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो याद रखो ये होता है यंग का प्रत्याशा गुणांक, यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है। तो प्रतिबल अपॉन बटे विकृति, तो इसमें आपका ये वाला लग जाएगा फर्स्ट। हाँ 37 है, इसमें जो आपको गिवन है कि एक, ठीक है, m द्रव्यमान का असरल लोलक के लिए आवर्तकाल, इसमें संबंध पूछा गया है। तो ये होता है 37 का थर्ड। नेक्स्ट, एक मोल का आयतन होता है, एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। 39 में पूछा गया है कि 1 ग्राम हीलियम की आणविक गतिज ऊर्जा क्या होगी, और इसमें गैस कांस्टेंट का मान दे रखा है, ठीक है। तो इसको करा देते हैं आपको। तो याद रखो जो मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है, आणविक गतिज ऊर्जा, ठीक है, हाँ, जो मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 एन RT हीलियम के लिए है। अच्छा, और ये है मोल, नंबर मोल। तो याद रखो यहाँ पे जो मोल है वो हमें कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, और हीलियम के लिए हम मोलिकुलर वेट यूज़ करते हैं 4। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमें कहाँ पे STP यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें मान रख देते हैं। R का मान भी हमें गिवन है 8.31 इंटू, और T जो है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273, तो 273, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 850.7 करके आएगा, इतने जूल आएगा जो गिवन ऑप्शन है। तो गिवन ऑप्शन में हमारा जो मैच करेगा ये दूसरे से, ठीक है, दूसरे से। अच्छा 40th में एक जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, अगर हम उसकी भुजा थोड़ी काट दें तो आवृत्ति में क्या फ़र्क पड़ता है। तो याद रखो जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, सौरित्र द्विभुज बोलते हैं इसको आप, उसकी आवृत्ति जो उसकी भुजा होती है, जिसको प्रॉन्ग बोलते हैं हम, उसकी लेंथ के स्क्वायर रेसिप्रोकल होती है। तो सोचिए अगर आप भुजा छोटी करते हो तो लेंथ कम हो जाएगी, तो लंबाई कम होने से आप फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ जाएगी। देखो 41 में आपको एक कुंडी दे रखी है और उसमें कहा गया कि धारा 1 एम्पीयर की धारा जो है 15 मिनट तक प्रवाहित होती है, और उसका प्रतिरोध दे रखा है, और फिर कह रखा है कुंडली इतने समय में इतने ग्राम पानी में डूबी है, तो पानी के ताप में क्या वृद्धि होगी ये। तो ऐसे केस में आपको, ठीक है, हाँ, तो एक फार्मूला अप्लाई करना होता है, वो है 41 का 41 ये लगा देंगे आप, Q = ms डेल्टा T, और यहाँ पे जो Q हीट उत्पन्न होगी ना, I² RT, और बाकी है फार्मूला, ठीक है। इसमें आपका वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इसमें I की वैल्यू, ठीक है, हमें इसमें निकालना है, I की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। I इसमें 1 एम्पियर है तो 1², R इसमें 80 है, और कितने मिनट है
15 मिनट, तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। और मास हमसे, मास भी गिवन है, मास गिवन है 600 ग्राम, तो 600 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये। और एस की वैल्यू दे रखी है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता दे रखी 4200, ठीक है, और डेल्टा टी, बस। तो ये वाली वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करके जो डेल्टा टी आता है ये 28.57 करके आएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड करेगा मैच, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हमारा होता है पेल्टियर प्रभाव। 43 वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, तो इसका आंसर है वोल्टामीटर। एम्पीयर घंटा मात्रक किसका होता है? देखो, अब एम्पीयर घंटा मात्रक के बारे में आपको बता दूं। वैसे तो देखो एम्पीयर घंटा से तो आपको लग रहा है कि यार I इंटू टी है, और I इंटू टी क्यू यानी आवेश का होता है, ठीक है। तो आवेश का होता है, आप समझ गए। लेकिन याद रखो कि जो बैटरी होती है ना, बैटरी का भी कैपेसिटी आप देखना, जैसे उसमें लिखा हुआ 3000 एम्पियर आवर या मिली एम्पियर आवर। तो इस तरह से बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एम्पियर घंटा या मिली एम्पियर घंटा इनसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही है आपका आंसर वो बैठेगा ये, ठीक है, सेल की जो कैपेसिटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है 45 वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, मतलब किस तरह करते हैं? तो देखो यहाँ तो इसने क्या वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर में आपको धारा मापे दिया हुआ है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो याद रखो कि वोल्ट मीटर में कम प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो वो एमीटर बना देते हैं उसे। पूछा गया है कि केवल इंडक्टर है ना, एक सर्किट होता है इंडक्टर, तो जो केवल इंडक्टर लगा हो एसी सर्किट में, तो उसमें वोल्टेज और जो धारा होती है उनके बीच कितना फेज डिफरेंस होता है? तो आंसर है π/2, ठीक है। हाँ, 47 एक्स किरणों के गुण वैसे ही जैसे, तो एक्स किरणों के गुण जो होते हैं गामा किरणों के जैसे होते हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर वेरी हाई होती है, एक्स किरणों की कम होती है, ठीक है। तो थर्ड 48 एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। देखिए, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम शुद्धि के रूप में जो मिलाते हैं, जो प्योर इंटेंसिव सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं हम पेंटावैलेंट, है ना। और पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी अशुद्धियाँ, और पंच संयोजी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। हाँ, आर्सेनिक होती है, एंटीमनी होती है, फास्फोरस होता है। तो गिवन ऑप्शन में हमें बैठेगा आर्सेनिक, बैठेगा आर्सेनिक हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम मिलाते हैं ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजी, जैसे कि गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है, इन्हें मिलाते हैं। बोरोन हो गया, एल्युमिनियम, इनको मिलाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, तो आप इन्हें जरूर करें। 49 देखो, जो 49 क्वेश्चन है उसमें हमें यंग के प्रयोग पे है वो, तो ये हाँ, तो इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना हमें। अब क्या क्या गिवन है बात करते हैं। अब देखो, इसमें दिया हुआ है कि हाँ, इसमें ये दिया हुआ है कि जो दो स्लिट है उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो यानी कि जो बीच की दूरी दे रखी है इसका मान दे रखा है वो हो गया 0.03, ठीक है। और कितना है सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मीटर में 100 से कर दिया डिवाइड। हाँ, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पर्दे सतह से पर्दे की दूरी दे रखी है, दरार की सतह से स्लिट जो है उससे जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस दे रखी है 1.5 मीटर, यानी ये हमारा कैपिटल जो मैंने डी लिखा हुआ ये हो गया, राइट। अच्छा, और तथा केंद्र से चौथे प्रदीप्त फ्रिंज की, यानी कि ब्राइट फ्रिंज है, और ठीक है, ब्राइट फ्रिंज है, और कौन सा है वो चौथा है, तो यहाँ पे एन का मान ये हो जाएगा आपका, राइट। अच्छा, और कितनी दूरी पर है? 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 को मैं 100 से भाग करके मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा,
और इस तरह से मुझे लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो बस इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे और ये सॉल्व करके आपका 5000, ठीक है, इस तरह से आएगा एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें, थ्योरी देखें, फार्मूले करें, न्यूमेरिकल करें। 50, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है ना। तो जो एयर बबल है वो पानी के अंदर चमकता है, शाइन करता है। इसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 51 है, ये दर्शाने के लिए सरल लोग सरल आवर्त गति कर रहा है, ये मानना आवश्यक है। तो हम ये मानते हैं कि दोलन का आयाम जो है बहुत कम होता है, तो डी वाला ऑप्शन है। 52, देखो 52 हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें हमें एक तरंग दे रखी है y = 5 sin, ये तरंग दे रखी है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ अधिकतम वेग क्या होगा। तो देखो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम कंपेयर करेंगे y = sin ωt - kx, इससे कंपेयर करेंगे और हमें ये आयाम निकल आएगा, है ना। आयाम हो गया 5, तो इस तरह से आयाम की वैल्यू जो हो गई हमारी 5 यूनिट, है ना। 5 यूनिट जो भी इकाई है ये लिख देंगे। अच्छा, जो ओमेगा है ना, इस ओमेगा का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 100 पाई, और ओमेगा हो गया 100 पाई, राइट, ये आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि सरल, हाँ, इसमें जो है अधिकतम वेग जो होता है वो है v मैक्सिमम, इसका फार्मूला मालूम है हमें, a ओमेगा होता है। तो बस आयाम हमें दे रखा 5, ओमेगा हमें दे रखा 100 पाई। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आपका 500 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो हमें यूनिट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। तो हमारा आंसर मैच करेगा 52 का डी। अच्छा, गाउस के नियम के लिए निरूपित पृष्ठ कहलाता है, तो हम कहते हैं नहीं गॉसियन सरफेस, तो गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं उसको, ये आंसर है। हाँ, किसी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है और संधारित्र को आवेशन में जो ऊर्जा दे होती है उनका अनुपात पूछा हुआ है। तो याद रखना आपको इस बात को कि जो संधारित्र होता है, ये मैं करा रहा हूँ 54 है, 54। तो जो संधारित्र में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, हाँ, ऊर्जा में जो होती है वो होती है ½ QV, ठीक है। और बैटरी जो उसको चार्ज करता है, कितनी ऊर्जा बे होती है, वो होती है QV। तो इस तरह से जब आप इन दोनों का अनुपात करेंगे तो ये आता है 1:2, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया 54, 1:2, बी आंसर। नेक्स्ट, अब देखो 55 हमें दे रखा है कि 2 तांबे के तार हैं और लंबाई उनकी अलग अलग है और त्रिज्या ये है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात पूछा हुआ है। अब देखो जनरली बच्चा क्या करता है, बच्चा जनरली करेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध RA/L, ठीक है, और इससे वो फिर निकाल लेगा R πr²/L, फिर वैल्यू पुट करेगा, फिर वो करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना, देखो तांबे के तार है, तो याद रखो जब दोनों तांबे के तार हैं और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसका जो है लाक्षणिक गुण होता है वो, तो जाहिर है कि जब तांबे का तार है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के सेम ही होंगे, एक ही है ना, तांबा होता है वो, हाँ, एक तांबा होता है, एक चांदी होता, या एक तांबा होता, एक ठीक है, और कोई धातु होता, ठीक है, लोहा होता, तो हम तब अप्लाई करते हैं इसे। लेकिन जब वो दोनों तांबे के हैं तो उनकी विशिष्ट प्रतिरोध सेम होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 का सी आंसर। देखो ये 56 क्वेश्चन हमारा, इसमें एक सर्किट दे रखा है, परिपथ दे रखा है, और ये पूछा हुआ है कि ए और बी के मध्य हैं, तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ है। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, देखिए अब ये जो ऊपर के जो प्रतिरोध हैं इनके ये सिरे और 10 ओम के वाले के इस सिरे से कनेक्ट हैं, और इन दोनों के प्रतिरोध के ये सिरे आपस में कनेक्ट हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये 3 प्रतिरोध एक लाइन में जो है ना, एक इसे मानो, एक इसको मानो, एक इसको मानो, ये तीनों के एक सिरे एक साथ कनेक्टेड हो गए। अब देखो, अब जो 2 प्रतिरोधी है इनका ये वाला सिरा है ना, और इसका ये सिरा और इसका ये सिरा,
एक साथ कनेक्ट है। तो याद रखो ये तीनों जो मतलब मैंने इनको एक पूरा मान रहा हूँ, ये जो है आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्या कहना मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि ये इस तरह का डायग्राम होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका ये जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर के जो दो है ये 10 10 वो तो ये हो गए, ये 10 ये हो गया और ये 2 10 ये हो गया, बस ये है ना। तो इसमें हमें देखना है कि तो इसके देखो इन दोनों का ये वाले सिरे एक साथ कनेक्ट है, ये वाले से, ठीक है, समांतर क्रम में है। अच्छा अब आगे समझिए, अब जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो श्रेणी क्रम में, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 20, इनका जाएगा 20, हो गया ना। तो अब आपके 20 10 20। अच्छा अब आगे समझिए, जब ये 20 और ये 20 है, जब दो प्रतिरोध एक जैसे हों और समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य आधा हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी, तो इसका और इसका तुल्य 10 हो गया, ये भी 10 है, ठीक है। तो बस अब जब दो प्रतिरोध एक जैसे हो समांतर क्रम में हो तो उनका रिजल्ट आधा हो जाता है। तो 10 10 का आधा कितना जगह 5 ओम, ठीक है, तो 5 ओम हो गया। तो इस तरह से ये भी हो गया, ये हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 5 ओम, ठीक है। तो देखने में लग रहा था यार ये क्या समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, लेकिन जब आप इसमें एक कंसेप्ट आपको अगर मालूम है कि यार इस तरह से होता है तो ओरल हो जाएगा ये। 57 देखेंगे आप, इसमें ये पूछा हुआ है कि पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से बहुत अधिक होती है, संभव पदार्थ क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर लोह चुंबकीय। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो जो फोटो सेल होता है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें आंसर हमारा 58 का सी आंसर हो जाएगा। हाँ, जो कोई सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है, जो उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ साथ में उनका जो लिक्विड है उसके जो ऊपर का जो मीडियम होता है, माध्यम, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सॉलिड और लिक्विड दे रखा है, तो उन दोनों का जो ऊपर का सरफेस नहीं दे रखा है, तो हम इसी से ले लेंगे 59। 60 देखो, इसमें हमें कहा गया है कि 50 वाट के 10 बल्ब हैं और प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं और 30 दिन हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो वो कह सकता था नंबर ऑफ यूनिट्स भी बोल सकता था वो, ठीक है। तो इसमें याद रखना आपको कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स, उसका फार्मूला होता है वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000, ठीक है। अच्छा अब देखो वाट कितना हुआ, अब 10 बल्ब 50 वाट के हैं तो कुल वाट तो ये हो गया, और एक दिन में कितने घंटे हैं 10 घंटे, और 30 दिन में कितने हो जाएंगे इंटू 30, है ना। और ये आपका 1000 हो जाएगा, 3 जीरो हैं, 1 2 3, और जब आप इनको इंटू करेंगे तो 150, इसको हम यूनिट भी कहते हैं, कभी अगर यूनिट एक यूनिट देखा हो, या 150 किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये पूछा था, तो आंसर हमारा हो गया डी। हाँ, चौक कुंडली, जो चौक कुंडली होती है, चौक कॉइल होती है, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये होता है हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन है, उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध, ठीक। 62 ठोस की संरचना के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरे है। तो एक्सरे, एक्स किरणें बी आंसर है हमारे। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये नियम किसका है। यानी कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये पूछा हुआ है। तो ये हमारा जो है एम्पियर का नियम होता है, ठीक है। फेराडे में क्या है, फेराडे में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बायो सेवार्ड में क्या है, जो करंट फ्लो होती है किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बाकी लेंज का नियम, ठीक है।
ये जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो हमारा आंसर 63 का सी है। हाँ 64, घूर्णन पिंड का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यदि पिंड का कार्यरत कुल बलागुण है, ठीक है, तो ये कब होता है, जब उसका जो नेट टॉर्क है कुल बलागुण शून्य हो, ठीक है, शून्य हो, यानी कि यह आंसर हमारा पहला आंसर सही है। 65, देखिए 65 में हमें दो बल्ब दे रखे हैं और उनके प्रतिरोध दे रखे हैं, उनका हमें रेशो दे रखा है, प्रतिरोध का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो जो दो बल्ब हैं उनके प्रतिरोध का रेशो दे रखा है R1 R2 रेशो 1:2 दे रखा है, ठीक। तो उसमें जो विद्युत शक्ति बे हो रही है उसका अनुपात पूछा हुआ है। तो देखो वैसे तो देखो हमारा जो पावर होता है ना, विद्युत शक्ति, उसका फार्मूला एक तो होता है VIT, V²/RT, I²RT, ये होता है, ठीक है। लेकिन अब हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो याद रखो आप इसमें कि जो बल्ब है वो श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा यानी करंट सेम होती है, ठीक है, बस। और ये हमें जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक। तो यानी कि P1/P2, और जब धारा सेम होगी I तो कैंसिल हो जाएगा, T भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2, और ये वैल्यू हमें गिवन है ना, तो ये वैल्यू गिवन है 1/2। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 1:2, ठीक है। अब देखो, अब अगर माना आपको ये तथ्य ना पता होता और आप ये लगाते तो ये तो रेसिप्रोकल है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हम पे 3 फार्मूले होते हैं, और हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हो, नियत हो, वो वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 66 पूछा हुआ है कि जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाती है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो इनमें से जो वेरिएबल है प्रभावित होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल अफेक्टेड होते हैं वो बताने आपको। तो एक सिंपल से याद रखिए कि आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है, बाकी वेलोसिटी, वेग भी चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ भी चेंज होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता भी चेंज होती है, ठीक है। तो उसने पूछा था कौन से चेंज होते हैं, ये पूछा था उसने, है। तो देखो तीनों में आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति, यहाँ भी, तो आवृत्ति तो होता ही नहीं है, तो आपको ये आंसर लेना है। नेक्स्ट 67, देखो 67 में आपको दो तार दे रखे हैं, लंबाइयाँ और उनके व्यास यानी उनकी लेंथ, और जो रेडियस है वो डायमीटर है, और जो उनके विशिष्ट प्रतिरोध है ना, जिसको आप रेसिस्टिविटी कहते हैं, इस पर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो सभी 1:2 के अनुपात में है। तो उसने पहले तार का प्रतिरोध दे रखा है, तो मोटे तार का पूछा हुआ है, तो मोटा तार जाहिर है कि जो जिसका व्यास ज़्यादा है वो मोटा तार है, तो दूसरा तार मोटा है, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, R = ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये, ठीक। अच्छा, अब हमें जो पूछा हुआ है इसमें मोटे तार का प्रतिरोध, यानी कि R2/R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ρ2/ρ1, और लेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, लेकिन जो रेडियस है वो रेसिप्रोकल है, ऐसे आएगी बस। इसके बाद आपको ये निकाल, R1 दे रखा है 10 ओम, और ये तो हो गया 2:1, है ना, क्योंकि देखो इनका जो है ना अनुपात दे रखा है 1:2, लेकिन मुझे उल्टा चाहिए था, तो ये हो जाएगा। लेंथ भी उल्टी है, ये हो जाएगा, और रेडियस ठीक है, रेडियस आपके इस रूप में आएगी, और इस तरह 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 1 कट गया, 1 आ गया, तो R2 = 10 ओम। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा जो है वो 10 ओम आ गया है, और कौन सा आंसर है, B, 67 का B आंसर है। हाँ, नेक्स्ट है कि ये, हाँ, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, याद रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इसमें, तो आंसर है इसका C।
हाँ, एक स्थिर कण अचानक दो समान खंडों में विस्फोटित हो जाता है। यानी एक जो है बॉडी थी, है ना, और पिंड था, और उसका स्थिर रेस्ट में था, वो स्टेशनरी था, वो है ना, रेस्ट में था। अचानक दो खंड हो गए उसके, तो दो पार्ट हो गए उसके। तो बस संवेग संरक्षण के सिद्धांत से दोनों खंड जो है समान चाल से विपरीत दिशा में चलेंगे। तो ये 69 का बी आंसर रहेगा। तो यहाँ कण दे रखा है, वैसे वस्तु देना था इनको, पिंड देना था। खैर 70 परमाणु बम जो है का सिद्धांत क्या है? तो परमाणु बम का सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन। व्यक्ति एक नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। अब यदि वो व्यक्ति तालाब से कुछ जल पी लेता है तो तालाब में जल का स्तर क्या होगा? तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ कि जल का स्तर में अपरिवर्तित रहता है। तो देखो 72 में आपको जब निर्वात में गिराया जाएगा तो पहले तो सीमांत वेग की जो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि जब वो गिरता है तो उसमें श्यान बल, है ना, उत्प्लावन बल की एंट्री होती है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि निर्वात में तो ठीक है, निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं कोई, ठीक है, तो जाहिर है कि उसमें उत्प्लावन बल और आश्यान बल की एंट्री होनी नहीं है। तो बस तो जाहिर है कि उसका वेग बढ़ता ही जाएगा, तो वो सीमांत वेग को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो उसका वेग जो है वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, बात समझाई बात। 73 एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो चालन होता है और जो समन होता है, इन दोनों में होता है ये। तो चालन और समन में ऊष्मा के संचरण के लिए हमें माध्यम होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा डी आंसर। आज संपर्क के लिए बर्नौली का जो समीकरण है व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण को ये लेंगे आप, ऊर्जा संरक्षण को। इसका आंसर है 74 का सी कीजिए, पूछा हुआ है। तो याद रखना आपको Q इक्वल IT होता है। I की वैल्यू 2 हो गई, T की वैल्यू 1 मिनट हो गई। 1 मिनट का मतलब हो गया इंटू 60, तो ये हो गया 120 गुलाम। ठीक, तो ये हमारा बी आंसर हो गया। 75 का आंसर बी हो गया। हाँ, स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक का आवर्तकाल इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, 76 में। तो याद रखो कि इसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई अंडर रूट, ये हो गया जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट और ओरिजेंटल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र घटक, ये फैक्टर्स होते हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो गिवन ऑप्शंस है उसमें सी आंसर आपका आएगा, जो डिपेंड नहीं करता है। हाँ, प्रकाशीय तंतु जो होते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ हम कम्युनिकेशन में करते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो किस पे है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, काफ़ी एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, इसमें से आपको एक विषम पद का चयन करना है। तो ये कम्युनिकेशन चैप्टर से है, तो इसमें माइक्रोवेव भी है, प्रकाश तंतु भी है, कोएक्सियल वायर भी आती है। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, डी। ठीक है, हाँ, वृद्धावस्था में मानव की जो रक्त धमनियाँ होती है वो संकरी हो जाती है, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। ये हमें एक फैक्ट दे रखा है। तो याद रखो जो बर्नौली का इक्वेशन है वो यही है कि, ठीक है, अच्छा, और उनके आयामों का अनुपात पूछा हुआ है। देखो जो पहला है, पहले का तो आयाम हमारा डायरेक्ट आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी प्लस के मान लो, 5 मान लीजिए, इससे हमने कंपेयर करा। ठीक है, तो हमें a1 तो मिल गया, डायरेक्ट ही मिल गया, तो a1 की वैल्यू 10 हो गई। अब आते हैं हम a2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या होगी? तो a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा a2 हमें जो दे रखा है, देखो a2 हमें इस फॉर्म में दे रखा है, y2 इक्वल 5 साइन 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 कॉस 3 पाई टी। ठीक है, ये दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा हमें ये, राइट, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो ये 5 तो है। अब देखो, अब मैं ना इन दोनों को साइन में कन्वर्ट करते हैं हम। जैसे ये साइन है ना, तो ये एक पूरे हम साइन फॉर्मेट में लाएंगे, एक कॉस में लाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, तो मैं आपको हर तरीका एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, बस मैं ये बता देता हूँ कि इसका एक मेथड, उनमें से एक मेथड बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, इसका जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे, या जो भी कॉफिशिएंट है 1, और जो इसका कॉफिशिएंट है आप उनका, इसका कॉफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट √3 है तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, कर दीजिए। तो ये √4 आ गया, यानी 2 आ गया बस। तो उस 2 के इंटू इसे कर दीजिए 10, तो A2 आ जाएगा आप पे 10, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का कई मेथड है, तो उसमें मैंने एक मेथड ये बताया आपको। तो या तो आप इनको साइन के फॉर्मेट में कॉस के फॉर्मेट में ले आते, ये भी सही था। एक तरीका ये था, इसको आप जैसे A1 मान लेते, इसको A2 मान लेते, और 3 और कॉस और साइन में π/2 होता है, तो इन दोनों का हम निकाल लेते आयाम अंडर रूट करके A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। एक ऑप्शन ये था इसका, एक मेथड ये भी है। तो खैर, तो A1 आपका हो गया, कितना हो गया 10, A2 भी 10 हो गया। तो इस तरह से इनके जो आयाम है एम्पलीट्यूड, इन दोनों का रेशो जो है वो 1 आ गया है ना, 1:1 आ गया। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करें तो इसको एक कन्वर्ट करना आना चाहिए, कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट 81, ध्वनि तरंगे किसमें तीव्रतम गति करती है? ठोस में करती है, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। हाँ, कोई वस्तु तब आवेशित होती है जब उसका आवेश असंतुलित हो, जिसका अर्थ है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें आंसर हमारा है डी, ठीक है। याद रखिए, अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होंगी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो ऋणावेशित होगी, प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो धनावेशित होगी, ठीक है। तो डी आंसर है। यांत्रिकी में मूल राशियों की संख्या है। देखो, यांत्रिकी में जो मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ उसमें M, L, N, T है ना, ये 3 होती है मूल राशियाँ, द्रव्यमान मास, लेंथ लंबाई, टाइम समय। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा ये आ जाता है। 84, देखिए जो 84 क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा हुआ है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच का बल 100 न्यूटन है, बल का मान बताइए यदि हम दूरी 50% बढ़ा दें, ठीक है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो इसमें रूल कौन सा लगेगा, इसमें कूलाम का नियम लगेगा। तो कूलाम का नियम ये लगता है, ठीक है। और इससे पता लगा हमारा जो बल है वो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल नियम F2/F1, ठीक है। और रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे आ जाएगा R1 और यहाँ पे R2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो R1 तो हमारा R हो गया, राइट, और R2 का जो मान है उसने कहा है कि 50% बढ़ा दी। तो इसका मतलब है 100 + 50/100 गुणा R, 150, यानी कि 3/2 R, बस ये आ जाएगा हमारा। और इस तरह से F1 का मान हमें दे रखा है 100, और R1 का मान तो R हो जाएगा, और ये 3/2 R स्क्वायर हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो ये 4/9। तो F2 = 100 × 4/9, और ये सॉल्व करने पर, ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 44.9 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर मैच कर रहा है 44.9 न्यूटन। तो देखो, जो ऑप्शन गिवन है तो हमारा 0.9 भी है, ठीक है, और बहुत करीब है इसमें, तो हम इसमें आंसर देंगे क्योंकि इसमें एक नन ऑफ दिस भी है, तो डी आंसर हम देंगे इसको। हाँ, बत्ती वाले स्टोव में तेल चढ़ने का कारण होता है केशिकात होता है, काफ़ी एग्जाम में आता है ये केशिकात, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जो है केशिकात, इसका आंसर है। एटी सिक्स जो है विभव प्राचीर दे रखी है, पीएन संधि में है ये, ठीक है। हाँ 86, तो इसमें हमें पूछा हुआ वैद्युत क्षेत्र। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना हमें,
वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लगा देना है, डी वी बाय जो दूरी दे रखी है उसे कर देना है ना, जो चेंज दे रखा है आपको डी वाई। तो बस, तो ये हमें दे रखा है कितना है 0.3 दे रखा है, और एक्स दूरी कितनी दे रखी है 1 माइक्रोमीटर दे रखी है 10⁻⁻6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे हम, हो जाएगा ये। अच्छा 87, किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसमें मास भी आता है, उसमें आर भी आता है, रेडियस भी आती है ना, और भी है, लंबाई भी है। तो मास पर डिपेंड करता है, घूर्णन अक्ष पे करता है, आकृति आकार पर करता है, वो इन्हीं सभी ऑल ऑफ दीज पर डिपेंड करेगा। 88, एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष उपग्रह में भारीनता का अनुभव करता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें आप देखिए 88 में आंसर सी देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व का अनुभव नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि जब जो उपग्रह होता है तो उसमें जो उसका वेट होता है, जो उसका भार होता है, वो यूज़ होता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, अभिकेंद्र बल के रूप में इसका यूज़ होता है। तो आंसर हमारा इसमें सी है। 89, देखिए 89 में हमें लैम्डा गिवन है, तरंग दैर्घ्य गिवन है, और आवृत्ति फ्रिक्वेंसी गिवन है, और v पूछा हुआ है वेग, तो v इक्वल एन लैम्डा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 32 और ये 10 गिवन है, तो 320 मीटर पर सेकेंड। तो 89 का जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 320, सी आंसर हो जाता है। 90, हाँ देखो इसमें हमसे ये पूछा हुआ है, 90वां प्रश्न देखेंगे आप, कि 40 न्यूटन का बल है, 20 मिनट तक लगता है, और बल के प्रभाव से वस्तु 20 मीटर विस्थापित होती है, और इसमें जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो पहले तो हम पहले ज्ञात करेंगे कार्य। तो कार्य W बराबर FD cos थीटा, ठीक है। तो बल हमें दे रखा है कितना 40 न्यूटन, और विस्थापन कितना दे रखा है 20, और cos 30, ठीक है। cos 30 आएगा, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो ये फार्मूला आप सभी जानते हैं इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा। अच्छा अब हमें पूछा हुआ है कि कार्य करने की दर पावर पूछी भी, तो P इक्वल W/T। तो बस, तो W की वैल्यू आप ये पुट करोगे, ठीक है, हाँ ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, अपॉन T कितना है 20 मिनट, तो 20 मिनट का मतलब है 20 × 60, बस इनको सॉल्व कर देना, और ये आपका सॉल्व करके 0.58 करके आएगा, ठीक है। तो वाट बोल दीजिए इसको, तो ये मैच करेगा आपका 20 है, ठीक। 91, देखो भूमि में बैठा हुआ व्यक्ति सीधा होकर खड़ा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति पर भूमि की प्रतिक्रिया का बल होता है, तो ये पूछा हुआ है। तो इस प्रोसेस में आंसर होता है 91 में डी आंसर होता है। हाँ अब देखो 92 देखिए आप, 92, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन हमारा जो है, एक व्यक्ति अपने हाथों में धातु के गोलों के साथ घूमती मेज पर खड़ा है, और उसने अपने हाथों को खींचकर वापस छाती की ओर लाता है, तो उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं, यानी कि I ω इक्वल कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट मतलब नियत, ये लगाते हैं, ये कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो I1 ω1 इक्वल I2 ω2। तो इसमें क्या होता है, एक घूर्णन मेज होती है, उसमें एक व्यक्ति होता है, तो जब उसने हाथों को फैला रखा है, इसके हाथ में फैला रखा है देखो, तो घूर्णन अक्ष से दूरी ज़्यादा है, तो घूर्णन अक्ष से दूरी अगर ज़्यादा है तो जड़त्व आघूर्ण I ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो हाथों को फोल्ड कर लेता है, तो ये दूरी कम होने से I कम हो जाता है। सोचो बस कि अगर I कम हो गया तो ओमेगा बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से 92 का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। हाँ तो इसमें देखो, इसमें हाथ पहले उसके फैले हुए थे, तब वो सिकोड़ रहा है। कभी आपसे कह देगा पहले उसने सिकोड़े हुए हैं फिर हाथ को फैला रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर आपको बनाना है इसका। 93, देखो 93 जो क्वेश्चंस है, इसमें आपको सरल आवर्त गति कर रहा बता रहा हो। वो कह रहा है कि एक तो आपको इसने गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है 12 सेकेंड, ठीक है, और 2 सेकंड बाद यह दोलन के केंद्र से गुजरता है, तो उसका वेग इतना होता है।
तो आयाम ज्ञात कीजिए, ये पूछा हुआ है। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि सरल आवर्त गति में जब वो माध्य स्थिति में आता है, यहाँ पे दोलन का केंद्र नाम दे रखा है उसको, जब माध्य स्थिति में आता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। और तो हमारे केस में जो अधिकतम वेग दे रखा है वो हो गया 3.142 है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि यार जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है v मैक्सिमम इक्वल a ओमेगा, बस ठीक है। तो अब हम इसी फैक्ट से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो v का मान तो हमें 3.142 दे रखा है और आयाम हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा, ओमेगा जो होता है, ओमेगा के बारे में, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो इस तरह से 2 पाई और टी का मान भी हमें गिवन है, टी का मान गिवन है 12 सेकेंड, तो यहाँ 12 रख देना है। तो देखो ये पाई, ये और ये कैंसिल हो गए, ये 6 आ गया, ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो सरल आवर्त गति से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछा गया है कि एक गोला है, एक गोला है, एक गोला है और इसमें जो है एक विद्युत द्विध्रुव घेरे हुए है, यानी इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो मान लीजिए प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये हो गया। तो पूछता है कि बताओ कि गोले का कुल फ्लक्स क्या होगा। तो देखो जो गॉस थ्योरम है, तो कुल फ्लक्स का जो फार्मूला होता है Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी जो अंदर जो आवेश है वो कुल आवेश बटे ये। अब कुल आवेश कितना है, देखो कुल आवेश यहाँ पे एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और ये जब आप करोगे 0 आ गया ये, तो इसका आंसर क्या है 0, 95। हाँ, उसमें हमें 2 बल्ब दे रखे हैं, एक तो 25 वाट और एक 100 वाट, और दोनों समांतर क्रम में दे रखे हैं। तो पूछता है वो आपसे कि अधिक कौन प्रकाश देगा। तो इसकी भी पूरी थ्योरी है, इसको प्रूफ कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो घरों में आपके बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। जो घरों में जो बिजली कनेक्शन होता है, जो संयोजन होता है, वो समांतर क्रम में होते हैं। और हमने देखा कि जो बल्ब ज़्यादा वाट का होता है वो ज़्यादा रोशनी देता है। तो बस याद रखना है कि अगर कुछ बल्ब आपको दे रखे हैं और उनकी वॉटेज गिवन है, तो समांतर क्रम में जो वाट ज़्यादा वाट का होगा वो ज़्यादा रोशनी देगा। तो हमारे इस प्रश्न में 100 वाट का बल्ब जो है ज़्यादा रोशनी देगा। हाँ, अगर श्रेणी क्रम में पूछेगा तो इसका उल्टा कर देना है। अगर ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में लगे होते तो उस केस में 25 वाट का बल्ब ज़्यादा रोशनी देता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, है ना। कभी कह देगा 2 बल्ब इतने वाट के हैं समांतर क्रम में, तो तुल्य पावर निकालो। इस टाइप के ग्रुप एक्स एग्जाम में आए हुए हैं, आते हैं, प्रैक्टिस करें आप। नेक्स्ट 96, देखिए 96 में आपको इसमें एक तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी है और विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, तो प्रतिरोध पूछा हुआ है। तो ऐसे केस में R इक्वल होता है विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई बटे क्षेत्रफल। तो इसमें देखो विशिष्ट प्रतिरोध आपको दे रखा है कितना है 0.5 और लंबाई दे रखी है 2 मीटर। अच्छा, और इसमें एरिया दे रखा है 0.5। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ओम आ जाएगा। तो आंसर हो गया बी आंसर। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, तो 97 क्वेश्चन देखेंगे आप, 97। अब इसमें वाट तो ठीक है, अब आवर को कन्वर्ट करूंगा। आवर मतलब है कि आवर को सेकंड में करूंगा, पहले मिनट में 60, फिर सेकंड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा वॉट सेकंड, ठीक है, वॉट सेकंड बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपका 3.6 इंटू 10⁻9 आएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा। और आपको मालूम है कि जो ठीक है, ये मालूम है कि जो पावर होती है वो W/T होती है, और इस तरह से वाट इक्वल P इंटू टी, वाट इंटू एस क्या होता है, जूल होता है, तो यही जूल बन जाएगा। तो इसी को जूल बोलते हैं, है ना, यही जूल होता है। तो इस तरह से 97 जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैच करेगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर है इसका। 98, देखो जो विद्युत हीटर होता है, एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसका जो तंतु होता है, एलिमेंट बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। काफ़ी एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पारसेक, पारसेक किसकी दूरी है, तो याद रखो पारसेक जो है खगोलीय दूरी होती है,
और एक पारसेक बराबर होता है 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। तो ये होता है। तो खैर हमें तो ये बताना था पारसेक, ये बताना था। अच्छा, अब आते हैं 100 क्वेश्चन पे, आते हैं 100वें प्रश्न पे। देखो इसमें हमें क्या रखा है, एक सेल है ऐसे प्रतिरोध से जुड़ा है जो उसकी आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है, यानी कि हाँ, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें इस सेल का ईएमएफ पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, और उनके जो दो टर्मिनल है उनके बीच का विभवांतर हमें 4 वोल्ट दे रखा है। तो याद रखना आपको, I इक्वल होता है E/R प्लस R, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये तो बन जाएगा आपका 2R, राइट। अच्छा, और V इक्वल होता है E-IR, ठीक है। हाँ, ये, और ये वैल्यू हमें दे रखी 4, और ये अननोन है। I हमें यहाँ से रख देना है, ये रख देना है, और ये R का मान यहाँ से रख देना है। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये E/2, तो E इक्वल आ जाएगा आपका 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 8 वोल्ट।